नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी वनक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ा है शमिक मोहित्रा दादा और हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क। सुनने में बड़ा छोटा सा लग रहा होगा, फोन हैक हो जाता है, ये वो नहीं। रिलायंस में एक बहुत बड़ा हुआ है हैक, जहां पे न्यूक्लियर सीक्रेट्स पे फाइल्स को उड़ा लिया गया। इसरो के साइंटिस्ट, हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट हैव रिजाइंड। नाउ दैट इज अ बिग बिग, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े इस वक्त गगनयान है, चंद्रयान है, वीनस मिशन, मार्स मिशन, बिग प्रोजेक्ट्स आर इन पाइपलाइन। और उस वक्त जब बहुत क्रिटिकल साइंटिस्ट हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग? एंड देयर इज वन मोर टॉपिक विच आई विल नॉट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बट उसका नेशनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। सो दादा, लेट्स गेट स्टार्टेड, ओवर टू यू। सादर नमस्कार और वणक्कम। ऐसा है कि ये जो आपने अभी बताया, ये इसरो वाला विषय, ये इसमें चटपटा कुछ नहीं है, बहुत ही एक गहरा और गहन विषय है। और ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसरो में कौन सा इशू है? ये जो साइंटिस्ट्स रिजाइन करके गए हैं, तो उस पर मैं एक आलोकपात करूंगा। दूसरा है आपका जो अभी हैक हुआ था, साइबर अटैक हुआ था एक, और रिलायंस इंफ्रा बोल के एक कंपनी है, अनिल अंबानी ग्रुप का, ये मुकेश अंबानी वाला वो नहीं है। इन रिलायंस इंफ्रा 8,60,000 फाइल उसके हैक हुए। वो अपने आप में उतना विशेष नहीं है, लेकिन उनके अंदर 19,000 फाइल कुछ ऐसे थे जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं। ये बाय द वे पिछले 10-12 साल के एनालिसिस डेटा वगैरह उसके फाइल्स हैं। जो आपका कुंडाकलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है भारतवर्ष का, जो सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, वहां से ये जुड़ा हुआ है। वहां से 19,000 फाइल्स हैक करके निकाले गए। और तीसरा एक विषय और है जो राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। और आप लोग बोर मत होना, इथेनॉल के साथ लिंक है, लेकिन वो इथेनॉल वाली बात नहीं है, कुछ और है बात, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये तीनों जो चीजें हैं, एक चीज का उदाहरण देती हैं जिसपे मेरे हिसाब से हमारे सरकार को थोड़ा सा अध्ययन करके एक नया सुरक्षा पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। तो वो मैं बता दूंगा। तो पहला ले लेते हैं इसरो। तो इसरो में ये कहा गया है कि लगभग 120 वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन उन्होंने रिजाइन किया है पिछले 4 महीने में। अच्छा, ये अपने आप में उतना बड़ा विषय नहीं है, लेकिन सुरक्षा का एंगल क्या है वो बताता हूं। अपने आप में बड़ा विषय क्यों नहीं है, मैं क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि अगर 2012 से लेके आज तक आप देखें, हर साल वैसे ही 50 से 60 लोग रिजाइन करते हैं। इसरो में हजारों लोग काम करते हैं, वैसे हजारों वैज्ञानिक, हजारों इंजीनियर्स हैं। तो 50-60 लोग का छोड़ के जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन 25 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी 2 लोग छोड़ के जाते हैं। और ऐसे हजारों के ऑर्गेनाइजेशन 50-60 तो इनफैक्ट इज अ वेरी लो एट्रिशन रेट। हमारे अगर आप आईटी कंपनीज को देखें, वहां पे द चर्न रेट इज एज हाई एज 20-25%। तो ये 50-60 यू कंपेयर अगेंस्ट से अराउंड 7,000 नॉट एम्प्लॉइज, वो तो 1% से भी कम है, उतना भी नहीं है। ठीक है, लेकिन पिछले 4 महीने में 100 लोग छोड़ जाना फिर भी एक आउटलायर हो गया ना। अगर साल का 50-60 है और फिर 4 महीने में 100 छोड़ते हैं या 120 छोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये रेट जो है, रेट ऑफ चर्न, वो सडनली बढ़ गया है। तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण मेरे हिसाब से उतने शंका की बात नहीं है, लेकिन जो दूसरा कारण है वो शंका की बात है। मुख्य कारण आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा या दूसरे जगहों पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग छोड़ के कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ज्यादातर निजी क्षेत्र में, जो बहुत बड़ा एक ग्रोथ हुआ है भारतवर्ष में, बढ़ोतरी हुई है। 400 नए स्पेस एक्सप्लोरेशन, रॉकेटरी, सैटेलाइट लॉन्च के कंपनीज खुले हैं। ठीक है, 400, और ये 1 वर्ष में हुआ है। मुश्किल से 1 दर्जन ऐसे कंपनीज थे पहले पिछले 10 वर्ष में, और पिछले 1.5 वर्ष, 1 वर्ष तो नहीं कहूंगा, पिछले 1.5 वर्ष में वो सडनली एक्सप्लोड करके 400 नए कंपनीज हो गए हैं। मतलब ये सबसे बड़ा ग्रोथ सेक्टर है इस वक्त हमारे जितने भी, आप कह सकते हो एक सनराइज सेक्टर है।
तो ये जो कंपनीज यहाँ पे बन रही हैं, ज्यादातर आप देखेंगे ये भारत के दक्कन में और दक्षिण में, दक्कन मतलब मैं डेक्कन की बात कर रहा हूँ, यानी हैदराबाद, पुणे, ये जो बेल्ट है, और फिर उसके नीचे बैंगलोर वगैरह, जहाँ पे इसरो का भी उसके भी केंद्र बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको, वहीं पे ये कंपनीज बने हैं। तो अगर आप 20 जनों का भी एक औसत लगा लो, स्टार्टअप में उतने ही लोग काम करेंगे ना, 8,000 की संख्या बनती है कि 8,000 लोग आएंगे कहाँ से? पेड़ों पे तो नहीं उगते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप कैंपस से जाके उठा के ले आ सकते हो। तो उसका मुख्य वो क्या बोलते हैं पॉइंट, वो इसरो ही होगा, वही सप्लाइंग बेस होगा, तो वहीं से लोगों को ले आया जा रहा है। और वो अभिज्ञ लोगों को पहले हायर करते हैं ना, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर या प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजर उस लेवल के लोगों को पहले हायर करोगे, उसके बाद एक ढांचा बनेगा और आप फिर अपना डिजाइन टीम तैयार करने, उस समय आप थोड़े फ्रेशर्स या कम अभिज्ञता वाले लोगों को आप लोगे, ठीक है ना, अनुभव कम होगा उनका। तो इसीलिए ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये अस्वाभाविक कुछ नहीं है। अब मैं बताता हूं अस्वाभाविक क्या है। कौन से लोग छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है, ये इसरो ने खुद अपने अंदर से इसको एडमिट किया है, वो है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सत्य है। लेकिन जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। ऐसे मैं 3 प्रोजेक्ट्स का नाम लूंगा। नंबर 1, LVM-3, यानी हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नंबर 3, GSLV-3, उसको LVM-3 प्रोजेक्ट बोलते हैं इसके, इसरो के अंदर। उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब है, उन्होंने अपना अपना पेपर्स डाल दिया है। GSLV-3 का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि पिछले 12 महीने में 2 बार बहुत महत्वपूर्ण 2 सैटेलाइट लॉन्च फेल हुए। नंबर 1 था प्रोजेक्ट CVS-62 और CVS-61। ये दोनों क्या थे? इसमें 15-16 सैटेलाइट्स दोनों में लॉन्च हो रहे थे। एक सैटेलाइट तो 2 बार लॉन्च करते वक्त दोनों बार फेल हो गया। ये वो सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, बाय द वे, जो भारत का मिलिट्री जो ऑब्जर्वेशन बनेगा, लो अर्थ एंड लो अर्थ ऑब्जर्वेशन, तो उसके लिए ये तैयार किया गया था और वो फेल हो गया। उसमें व्हीकल ये LVM-3 वाला नहीं था, GSLV-3 नहीं था, जिसको बाहुबली भी कहते हैं, वो था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो एक एडजेसेंट प्रोग्राम था। लेकिन आप अगर GSLV-3 देखें, ये वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो 2 क्षमताएं रखती है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब आप पोलर ऑर्बिट में जिसको लॉन्च करोगे, आप ऑर्बिट ऐसे कर सकते हो अर्थ का, या फिर आप इक्वेटोरियल ऑर्बिट, दोनों कर सकते हो। तो GSLV-3 जो है वो 4000 किलो तक अपना पेलोड हाई ऑल्टीट्यूड पे लेके जा सकती है, या लो अर्थ ऑब्जर्वेशन जो होता है उस पे 8000 किलो तक ले सकती है। इसका मतलब अगर हम एक ऑल्टरनेट तैयार करें, PSLV की जगह अगर GSLV-3 यूज किया जाए, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च के लिए। उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर छोड़ के जाता है, जिसके पास 20-25 साल का अनुभव है, तो वो एक क्षति की बात है, क्योंकि उसके पास सेंसिटिव डेटा भी है, उसके पास एक कैपेसिटी भी है ऐसे प्रोजेक्ट्स को ठीक से चलाना, क्योंकि दूसरा वाला प्रोजेक्ट थोड़ा फेल कर रहा है। उसके कारण में सैबोटाज भी हो सकता है, क्योंकि एक्चुएटर्स ऐसे फेल होने, वो उन्होंने तहकीकात करके निकाला था, जिसका मैंने एक प्रेडिक्शन भी किया था एक बार। एक्चुएटर्स का फेल होने का मतलब है कि ये सैबोटाज है। कारण कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए जो आपके पास ऑल्टरनेटिव है, उसमें अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर वो एक चिंता का विषय है। तो इसमें बात ये उठती है कि ठीक है, लोग छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन एक पॉलिसी बनाई गई थी। पॉलिसी ये थी कि जो लोग प्रोग्राम डायरेक्टर लेवल पे हैं या उसके एक लेवल ऊपर, उनको इंडिपेंडेंट पावर दिया गया था कि आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसमें दिक्कत क्या है। अमेरिका में, मैं अमेरिका का एग्जांपल लूंगा, क्योंकि विश्व में 5 ही देश हैं जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, उसमें से भारतवर्ष एक है। हाँ, तो अमेरिका जो है वो सबसे अधिक करती है। वहां पे जो नासा के सैटेलाइट्स होते हैं और निजी क्षेत्र में वो सैटेलाइट्स जो मिलिट्री के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के लिए लॉन्च होते हैं, वहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स माने जाते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि जो भी नेशनली सेंसिटिव चीज होगा ना, उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस भी सरकार देगी, और उसमें से कोई छोड़ के जाएगा उसका भी क्लियरेंस सरकार देगी। आप ये इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमस
अब प्रोजेक्ट लेवल पे आप ये सब नहीं करोगे, क्योंकि ये एक वास्तविक रूप में नेशनल सिक्योरिटी का जब मामला आता है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। एक आदमी छोड़ के चला जाएगा, उसके स्थान पे कोई और आएगा, उसका क्लियरेंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो जहां से छोड़ के आएगा उसमें एक वैकेंसी हो जाएगी, एक कैस्केड इफेक्ट होता है। फिर नॉलेज, क्या नॉलेज लेके वो जा रहा है और वो कहां जा रहा है, उसको आपको तहकीकात करनी पड़ेगी बिफोर यू अलाउ दैट पर्सन टू गो, है ना। तो ऐसा है कि दूसरी बात इससे मैं अब लेके आता हूं, दूसरी बात यह है कि वो कहां जा रहा है। मैंने आपको बताया कि 400 नए कंपनीज बने हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, इन 400 में से लगभग आधे कंपनी वो हैं जिनमें निवेश आया है अमेरिका की तरफ से। और मैं ओह! सरकार से आग्रह करूंगा, इस निवेश का जो जिसके जो तार है ना, उसको अच्छी तरह यू हैव टू लुक थ्रू टू एक्चुअली कहां पे बैकिंग है, कहां पे इन्फ्लुएंसेस है, कहां पे कंट्रोल है। आपको इसमें एलॉन मस्क के ऑर्गेनाइजेशन का भी हाथ नजर आएगा इनडायरेक्टली, बिकॉज दे इन्वेस्ट इन द वेंचर कैपिटल फंड्स, राइट। वो अपना ट्रेजरी में से पैसा निकाल के इन्वेस्ट करते हैं। उनके साथ जो साथी हैं, जैसे कुछ मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टर्स, निवेशक, या अमेरिका के इन्वेस्टर्स जो सरकार के साथ डायरेक्टली काम करती है, जैसे पीटर टील का ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग निवेश करते हैं। तो वो निवेश अगर आके हमारे निजी क्षेत्र के कंपनियों में निवेश कर रहा है तो हमारे लिए वो एक नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न अवश्य बनता है। निवेश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो निवेश अगर सिविलियन यूज की तरफ जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर डुअल यूज है, मतलब सिविलियन मिलिट्री दोनों, या नेशनल सिक्योरिटी एंड सिविलियन, तो आपको उसको कस के रखना पड़ेगा, उसके प्रोटोकॉल्स अलग तय होने चाहिए। जो आप डिफेंस क्षेत्र में करते हो वही चीज आपको नेशनल सिक्योरिटी का जहां भी एंगल आता है वही प्रोटोकॉल्स आपको एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। तो ये होता है एक सवाल। तो ये मतलब महज ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो नहीं है, कहां जा रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं उतर रहा हूं, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करके देखा तो मुझे ये दिखा कि भाई ये जो कंपनीज हैं इसका निवेश तो भैया अमेरिका से आ रहा है, और अमेरिकी वो तत्व हैं। जैसे ये काफी लेटेस्ट कंपनीज खुली हैं, स्काई रूट, अग्निकुल, पिक्सल, डिजांत्रा, बेलाट्रिक्स, ये भी प्रोमिनेंट 5 में गिनी जा रही है जो अभी खुली है रिसेंटली। तो कपल ऑफ हाँ, देम इनका नाम आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन वो मैंने कहा 400 कंपनीज है, ये तो सिर्फ 6 ही, 5 या 6 ही हैं, और भी। तो और इट्स नॉट नेसेसरी कि ये लोग सब वहां पे इन 5 या 6 कंपनीज में जा रहे हैं, उनमें जा रहे हैं, क्योंकि 120 का नंबर काफी बड़ा होता है। और मैं ये भी बता दूं, ये जो 400 कंपनीज का निर्माण हुआ है, यही लोग जो 50-60 छोड़ छोड़ के जा रहे थे इसरो से, वही लोग हैं जिन्होंने एस्टैब्लिश किया है। ऐसा नहीं है कि कोई राह चलता प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर उसने डिसाइड किया कि कल मैं वो बनाऊंगा, रॉकेट बनाऊंगा, सैटेलाइट लॉन्च करूंगा। वैसे नहीं है वो लोग, ये सारे के सारे टेक्नोक्रेट्स हैं और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से निकल के आए। तो मुद्दा मेरा ये है कि आप लोग पब्लिक पॉलिसी क्या तय कर रहे हो इसमें, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी का मुद्दा है, या और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो उसका एक अंग है जिसका इंपैक्ट इन सब चीजों में होता है। लेकिन पब्लिक पॉलिसी का मुद्दा इसलिए है कि आपको जो ट्रेनिंग आप देते हो, जो आप एक रिटेंशन आपके पॉलिसीज होते हैं। मान लीजिए भारतवर्ष एक कंपनी है तो उसका भी एक एचआर है ना, ह्यूमन रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्सेस का काम है ये देखना कि कोई अगर छोड़ के जा रहा है तो कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसको क्या दिक्कतें थी, वो क्या इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है जिससे कंपनी की क्षति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो बात मैं कह रहा हूं कि उस तरह का एक पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए कि सरकार के जिन इंस्टीट्यूशंस में सेंसिटिव कार्य हो रहा है, वहां पे लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, उसके ऊपर पॉलिसीज होनी चाहिए। तो ये मैं एक मुद्दा ये उठा रहा हूं। दूसरे हम आते हैं ये आपके रिलायंस इंफ्रा, बाय द वे, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। एंड उसके पास जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव, सोफिस्टिकेटेड, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर का ढांचा, या उसके इर्द गिर्द जो आप पाइलॉन्स और स्ट्रक्चर्स खड़े करते हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम, तो उसमें इसको काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट है रिएक्टर नंबर 3 और 4 कुंडाकलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में, जो 1400 मेगावाट का नया पावर जनरेशन उससे होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को यह बता दूं कि कुंडाकलम का जो रिएक्टर है, भारतवर्ष में 24 सिविल यूज के रिएक्टर्स हैं, मिलिट्री यूज की जो है वेपन रिएक्टर्स हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा,
लेकिन वो बार्क के कंट्रोल में आते हैं जो पीएमओ को रिपोर्ट करता है, तो वो एक अलग ढांचा है। कुंडाकलम का जो रिएक्टर है वो सिविलियन यूज का है। 24 ऐसे रिएक्टर्स हैं, ठीक है। तो 24 रिएक्टर से ये जो नए रिएक्टर्स आ रहे हैं उसका जो डेटा है वो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि कह रहे हैं लोग कि कुछ खास नहीं है, 19,000 फाइल, मतलब जो वहां पे अधिकारी हो कह रहे हैं कि 19,000 फाइल्स हैं, लेकिन ये तो जनरल चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कूलिंग सिस्टम, फिर जो HVAC है, या फिर जो आपका फ्लूइड सप्लाई है या उसको एक्सट्रैक्ट करने का सिस्टम है, मतलब जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सिस्टम्स हैं। पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये उतना साधारण नहीं है। एक रिएक्टर को क्रिटिकल करने के बहुत तरीके होते हैं। क्रिटिकल मतलब उसको क्रिटिकल तो ये है ही, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कंट्रोल रिएक्शन होता है उसको डिस्टेबलाइज करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। कूलिंग सिस्टम को बंद कर दो तो एकदम वो लीक होगा ही होगा, रेडियो एक्टिव लीक होगा ही होगा। दैट इज व्हाट इज कंटेनिंग द रिएक्टर फ्रॉम लीकिंग आउट radioactive waves to the radioactive material into the atmosphere। क्योंकि अगर वो उसको कंटेन नहीं किया, आपने उसको ठंडा नहीं रखा, तो उसका गर्म होना, विस्फोट होना, फिर उसमें से वो वाष्प निकलना जो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव है, क्योंकि ये सारे हेवी वाटर बेस्ड होते हैं, तो बहुत नेचुरल है। तो इसीलिए ये हमें नहीं समझना चाहिए कि ये कुछ खास नहीं था, ये बहुत ही घातक अटैक था। तो आप लोग देखिए किस किस चीज पे उन्होंने किया। नंबर 1 कूलिंग सिस्टम्स पे, नंबर 2 जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं फॉर द सेकेंडरी सिस्टम्स उस पे, फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग था, फ्लोर लेआउट, वो तक लीक करके निकाल दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब भारतवर्ष के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, अगर कोई बाहर से मुजाहिद आके अटैक करना चाहे तो उसको फ्रीली पब्लिकली वो मिल रहा है कि फ्लोर प्लान क्या है, वहां पे कहाँ से घुस सकते हो, कहाँ पे आउटलेट्स हैं, कहाँ पे हम चीजों को, सेकेंडरी सिस्टम्स को अटैक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही घातक एक हमला था। और मैं वही सवाल फिर से उठाऊंगा कि देखिए हमारे पास जो साइबर डिफेंस एंड ऑफेंस जो हमारे पास पहले नहीं था, एक मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर अवश्य वो था, लेकिन अभी हमारे पास एक साइबर कमांड है और वो ट्राई सर्विसेज कमांड है। उसका काम काफी हद तक उन्होंने एआई का यूज किया है टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द अटैक्स एंड प्रेडिक्ट द अटैक्स ऑल्सो, कि कहां अटैक हो सकता है। तो ट्राई सर्विसेज मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो टेक्निकल लोग होते हैं वो लोग इसमें काम करते हैं। उनको कांस्टेंट ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया जाता है। बाय द वे ये ट्रेनिंग उनको अमेरिका से भी मिलता है और हमारे देश में जो आईआईटीज वगैरह है वहां से भी मिलता है। तो वो बहुत हाई क्वालिटी के हैं। टोटल पर्सनल इज 1000, लगभग एक बटालियन स्ट्रेंथ है। लेकिन ये यहाँ पे जो काम करते हैं वो ज्यादातर एनसीओज और ऑफिसर्स हैं। यहाँ पे आपको वो जवान लेवल के लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन ये तो हो गया मिलिट्री कमांड, और इनको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नजर रखने को कहा जाता है। लेकिन जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे ऐसा कोई स्पेसिफिक कमांड सिस्टम नहीं है जो सारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉन्स्टेंटली वॉच रखे, नजर रखे कि उसके जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं या जो सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स हैं उस पे अटैक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड नेशनल लेवल। लोकल लेवल पे हो रहा है या फिर किसी एक एजेंसी को कुछ चीजों का दिया गया है, लेकिन नेशनली कोऑर्डिनेटेड लेवल पे नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जिस स्थिति में अब हम हैं, चाइना में देयर आर अबाउट 25,000 साइबर हैकर्स जिनका काम ही है ट्राई टू कीप फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज। 25,000 oh my god, okay. 25,000 लोग हैं। About India and US? भारतवर्ष में मैंने कहा ना, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेड है, बट दैट इज मोर मिलिट्री ओरिएंटेड। आपको सिविल डिफेंस के लिए भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका जो वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिविलियन है। एक शत्रु का काम क्या होता है, आपके देश के जो महत्वपूर्ण ढांचे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उन पे अटैक करना, उसको डिनायल करना। उसको आप पब्लिक को डिनाई कर दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगी, या फिर पेयजल आपको नहीं मिलेगा, उसमें पोल्यूशन आ जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा, या फिर आप सप्लाई ही डिसरप्ट कर दो, ठीक है। या फिर आपके जो स्प्लिंटर सेल्स और अंदर सेल्स हैं जिसको आप बहुत सालों से नर्चर कर रहे हो, लालन पोषण कर रहे हो, उनको बोल दो ये ले फ्लोर प्लान, वहां पे जाके बम लगा के आ।
ये सब हो सकता है ना। तो एक इंटीग्रेटेड डिफेंस होना चाहिए हमारा, एक पॉलिसी होनी चाहिए फॉर सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस इज नॉट कि एयर अलार्म ऑन कर दिया कि अगर ड्रोन अटैक आया या हवाई हमला हो गया या मिसाइल अटैक हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। वो भी महत्वपूर्ण है, पर वो तो एक ही चीज है ना, वो तो एक युद्धकालीन आपातकालीन स्थिति है। ये चीज तो हमेशा हो सकता है ना, अभी तो दिख गया कुंडाकुलम का ये सारा का सारा 19,000 फाइल्स रिलायंस इंफ्रा के डेटाबेस पे था ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। मैं तो वो सवाल करूंगा ना, आपने काम किया, आपका काम हो गया, आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन और एक एक फाइल हैंड ओवर करना चाहिए, दैट शुड बी वाइप्ड फ्रॉम योर डेटाबेसेस एंड सर्वर्स। ये होता है पॉलिसी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक पब्लिक पॉलिसी का दृष्टि इस पे होना चाहिए। इसको मैं किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकता, हमने शायद ऐसे सिस्टमिकली सोचा ही नहीं है अभी तक, तो ये हमें करना पड़ेगा। नहीं तो आपका प्रिवेंशन कभी नहीं होगा, अटैक्स तो आते ही रहेंगे। मैंने अभी उदाहरण लिया ना कि चाइना में 25,000 लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ भारतवर्ष को टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनके डेडिकेटेड सेल्स हैं, कुछ यूरोप को टारगेट कर रहे हैं, कुछ अमेरिका को कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे वो लोग अटैक करते रहे। कुछ उनके दोस्त, तथाकथित दोस्त, रशिया पे अटैक करते हैं। दे कीप ट्राइंग टू प्रोब कि कहां पे मैं टेक ओवर कर सकता हूं, कहां पे मैं उसको विच्छिन्न कर सकता हूं। तो वो लोग ये ऐसा करते हैं। तो एक हो गया चाइना। क्या आपको लगता है कि यूएस के लोग नहीं कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो गधे बैठे हुए हैं वो कोशिश नहीं करेंगे? तो आपके पास डेंजर्स बहुत सारे हैं। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक और कमांड बनाओ, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपके पास रिसोर्सेस ऑलरेडी हैं, उनको एक ढांचे में पिरो दो उनको। जैसे ये नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है ना, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ में जो लोग काम करते हैं वो आर्मी से या पैरामिलिट्री फोर्सेस के एक्स जवान होते हैं, या फिर दे आर सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर्ड अक्रॉस। इसलिए वो इतने इफेक्टिव हैं क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट तो उनको वैसे ही पता है ना। सो दे गो एंड नाउ दे डू अ स्पेशलाइज्ड जॉब। तो वही चीज हमें करना पड़ेगा। इसमें अलग ऑर्गेनाइजेशन की भी आवश्यकता नहीं है, आप एक कमांड स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें जहां भी अटैक आए वो इंटीग्रेटेड जो एक वॉच सिस्टम होगा वो उसको देख सके, उसको एस्टिमेट कर सके, उसको प्रिकॉग्निशन पहले से ही जान सके, प्रेडिक्ट कर सके, प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स हो इन प्लेस। कुछ चीजें ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें कि ये ओपन है, अनप्रोटेक्टेड है, ऐसा नहीं है। अटैक इतना प्रबल था कि वो लोग वहां पे नहीं कर पाए ना, न्यूक्लियर साइट पे नहीं किया। जिसने न्यूक्लियर साइट को बनाया वहां से चोरी करी है। तो ये तो पब्लिक पॉलिसी फेलियर हो गया ना, कि आपने वहां पे फाइल रखने ही क्यों दिया इतना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, ये गलती की वाली बात नहीं है, ये एक वल्नरेबिलिटी है जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, इसको हमें सुधारना चाहिए। अच्छा, तीसरे पे आते हैं और उसके बाद मैं अपना एक कंक्लूजन दूंगा। आज आप सब उसके बारे में सोचिए। इतना चटपटा नहीं है लेकिन ये हमारे जीवन पे असर करता है। और अगर बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाए, न्यूक्लियर दुर्घटना, आप लोगों ने देखा जापान में क्या हुआ था, या वो सुशीमा रिएक्टर में, या फिर चेरनोबिल में क्या हुआ था, आज तक वो लोग झेल रहे हैं वहां पे उसका फल। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही संगीन विषय है। तीसरा मैं बताता हूं, लोग उछल रहे हैं इथेनॉल इथेनॉल, और उस पे वो ठीक है, वो जो है ठीक है, वो एक या तो मिसकम्युनिकेशन है, मिसगवर्नेंस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं उन सब चीजों में नहीं जा रहा हूं। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की आपको एक बात करूंगा। शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं, लेकिन अमेरिका में जो निजी कंपनियां हैं, यानी प्राइवेट कंपनीज जो पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उसमें से सबसे बड़ा कंपनी है कारगिल। आप लोग जाके देख लेना, लार्जेस्ट कंपनी, प्राइवेट कंपनी बाय रेवेन्यू, 86% उसका कारगिल फैमिली ओन करती है। ओके, और कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास है जो उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह किया होगा, लेकिन ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं है, यानी इसका गवर्नेंस ओपेक है, ये अपने हिसाब से काम करती है। ये विश्व का सबसे बड़ा फूड ग्रेन मैन्युफैक्चरर है। आप लोग सुनते हो ना, जीएम दिस, जीएम दैट, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो वो कारगिल बनाती है। कारगिल ही वो सीड्स को बेचती है। आप लोगों को यह भी याद होगा कि भारतवर्ष ने अमेरिकन एफटीए, भारतवर्ष और अमेरिका के बीच में जो एफटीए होने वाला था, जो अब हमने रद्द कर दिया इनके सैंक्शंस के थ्रेट के चलते, उसका भी मैं कारण बता देता हूं। उसमें सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट ये एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स है, जो भारतवर्ष नहीं मान रही थी। तो उसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन निकाला गया कि ठीक है, हम लोग तो इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीएम कॉर्न हम शायद अलाउ कर देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न।
जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न कौन बनाता है? कारगिल। कारगिल कौन है? 155 बिलियन डॉलर सालाना आय है उसका, एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द ट्रम्प कैंपेन। उसने दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सेनेटर्स और कांग्रेस के लोगों को भरपूर पैसा दिया कैंपेन फंडिंग। कारगिल अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ अबाउट 30 to 40 मिलियन अमेरिकन who live in the मिडवेस्ट, जहां पे इनका पूरा वो कॉर्न एंड व्हीट बेल्ट है, जहां पे ये कृषि होता है अमेरिका में। ओके, तो पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वो हॉटली कॉन्टेस्टेड है। अब आप सोचिए तंत्र, हमने वहां पे ये कंसेशन करी, लेकिन कंसेशन में भी हमने बोला है कि आप लोग इथेनॉल फॉर्म में इसको हमें दो। हमें वो एक्चुअली उन्होंने सजेस्ट किया थी एनिमल फीड, हमने कहा भाई हम एनिमल को ये सब नहीं खिला सकते, हमारे एनिमल्स जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड नहीं खाएंगे। जेनेटिकली दैट्स अ वेरी गुड पॉलिसी बाय द वे, एंड इसमें मैं रेकमेंड करूंगा, कमेंट करूंगा कि सक्सेसिव गवर्नमेंट, चाहे वो यूपीए का हो या एनडीए का हो, ये उन्होंने अलाउ नहीं करा। बहुत प्रेशर है, सारे पॉलिटिशियंस, बहुतों को घूस खिलाया है, बहुत बाबुओं को किया है, लेकिन और लॉबिंग बहुत स्ट्रांग है भारतवर्ष में, लेकिन इसको किसी भी सरकार ने माना नहीं, और इस सरकार ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। तो उसी बात पे, बिकॉज ट्रंप इज डिपेंडेंट ऑन टू टाइप्स ऑफ वोट्स, रिपब्लिकन पार्टी इज डिपेंडेंट ऑन टू टाइप्स ऑफ वोट्स, उनका बेस समझिए, जिसको हम हिलबिली बोलते हैं, रेडनेक्स, और वो सारे कृषि टाइप के लोग ही होते हैं। एक तो वो, दूसरा है रस्ट बेल्ट, जो पहले उनके उद्योग थे ना, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एंड हेवी इंडस्ट्रीज, जो सब खत्म हो गए, उन्होंने चाइना को शिप कर दिया, तो अमेरिका में जॉब्स खत्म हो गए, वहां के लोग। तो ये दो पॉलिटिकली सेंसिटिव उनका सपोर्ट बेस है, तो इनके ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव पड़ता है तो फिर वो उसमें बिदक जाते हैं। इसीलिए अमेरिका, ये एक मुख्य कारण है, अमेरिका भारतवर्ष पे दबाव डाल रहा है। दूसरा है कि हम उनका जो एनर्जी नीति पे हम उनसे सहमत नहीं है, वो बोल रहे हैं कि आप रशिया से एनर्जी मत लो, हमसे ले लो। भैया, हम कहते हैं कि आपका तो प्राइस बहुत हाई है, हम पागल हैं क्या? आपको हम 50% एक्स्ट्रा देंगे, जो चीज हमें 50% सस्ते में मिल रहा है रशिया से, हम क्यों देंगे? और हम तो उसमें रुपी में ट्रेड करते हैं, तो वो भी एक अड़ंगा है उनके लिए। लेकिन ये वाली जो बात है, इस पे जाके पूरी बात अटक गई है कि हम कारगिल का जीएम कॉर्न नहीं कर सकते, हम इथेनॉल अवश्य ले सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि ये जो पॉलिसी है ना, इसके तार आप देखिए हर चीज के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद ही आप नोटिस करेंगे, जब मना कर दिया गया, उसके बाद इन्होंने 100% टैरिफ की बात करी, रशियन एनर्जी का मुद्दा फिर से खड़ा हो गया। और सिर्फ अकेला भारतवर्ष नहीं, यही रेजिस्टेंस चाइना से भी आ रहा है। सेम रेजिस्टेंस इज कमिंग फ्रॉम चाइना। चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ सोयाबीन फ्रॉम अमेरिका, और उन्होंने बोला था हम सोयाबीन आपसे लेंगे ही नहीं, हम ब्राजील से लेंगे, जो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन का। उसका कंजम्पशन उतना नहीं है ब्राजील में, वहां के लोग हेल्दी खाते हैं, इसलिए ये सब चीजें वो खाते नहीं। तो एनीवे, पॉइंट ये है कि ये भी एक पब्लिक पॉलिसी का मुद्दा है कि देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया है, क्योंकि इसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? आपके एनर्जी सिक्योरिटी पे। हम इथेनॉल किस तरह से बनाएंगे? अगर हमें इथेनॉल यूज करना भी, अगर ब्लेंड करना भी है, ठीक है, मान लीजिए हमने एक टारगेट रख दिया कि हम 15% जो है अपना ऊर्जा इथेनॉल जला के करेंगे, और हम अपने मशीनरी को, गाड़ियों को धीरे धीरे तब्दील करेंगे उसमें। ओके, पर आपको उस पॉलिसी के साथ ये जोड़ना पड़ेगा कि अब उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, उसका इंपैक्ट उन देशों के साथ नेगोशिएशन पे क्या पड़ रहा है जो हमारे साथ एफटीए या ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, उनके पीछे कौन है, कौन प्रेशर डाल रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि कारगिल के एडवाइजर्स कौन है, कौन से रिटायर्ड बाबूज उनको एडवाइस कर रहे हैं, कौन से पॉलिटिशियंस के साथ उनका लिंक है। बन गया ना ये राष्ट्रीय सुरक्षा पॉलिसी का मैटर, मुद्दा। तो मैं आज यही बात कर रहा हूं कि ये तीन मैंने मुद्दे इसलिए उठाए कि हमें एक राष्ट्रीय नीति बनानी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि नीति नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसी नीति होगी जो ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा, ठीक है, और हमारा जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसकी सुरक्षा, इन चारों चीजों को जोड़ के उसके ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी आ जाए उसको मॉनिटर करने के लिए, उस पे एक्शन लेने के लिए, उस पे काउंटर कार्यवाही करने के लिए आपके पास अपने लोग होने चाहिए जो यही काम कर रहे हैं।
और चाहे वो बेशक दूसरा काम भी करे, लेकिन उनका एक ड्यूटी ये होना चाहिए, एंड इनसाइड द गवर्नमेंट कुछ एक सेट गाइडलाइंस पॉलिसीज होने चाहिए जिसको आप बीच बीच में रिवाइज भी करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है। जिस तरह से आपके ऊपर सुरक्षा के ऊपर अटैक आएगा आप अभी प्रेडिक्ट पूरी तरह से नहीं कर सकते, इसलिए आपको बदलना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो ये मुद्दा है। जितनी इंपॉर्टेंट हमारी क्या बोलते हैं डिफेंस वाले मैटर्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंस उसकी है उतनी इंपॉर्टेंस ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के मैटर्स हैं, जो हमें इस दृष्टि से नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टि से ही देखना चाहिए। अब मैं एक अच्छी बात, मतलब मुझे जो अच्छा चीज लगा वो देखा है मैंने कि ऑफ लेट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे नहीं छोड़ा जा रहा है द नेगोशिएशंस एंड एवरीथिंग। अजीत डोभाल साहब और उनके जो असिस्टेंट्स हैं जो एनएसए स्ट्रक्चर में काम करते हैं, दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन इवन ट्रेड नेगोशिएशंस। लोग कहेंगे भाई ये सुरक्षा के साथ क्या कनेक्शन है, आज आपको समझ में आ रहा है ना क्या कनेक्शन है, ये कनेक्शन है। और कुछ चीजें जो हैं हमारे सुरक्षा नहीं, हमारे जो गुप्तचर विभाग है उनके पास वो फैसिलिटीज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लोग हैं, वो दिमाग है जो उस एंगल से सोच सके। और कोई भी डील हम साइन करने जाएं उससे पहले वो इनपुट्स होने चाहिए और उस बेसिस पे ही हमें साइन करना या नहीं करना चाहिए। ये जीएम कॉन का तो सीधा दिख रहा था तो ठीक है, उस पर रेजिस्टेंस है। कई चीजें हैं जो आपको अच्छी तरह दिखेंगी नहीं, उसके पीछे क्या अभिप्राय है आपको पता नहीं लगेगा, किस तरह से वो लोग एंट्री लेना चाहते हैं और फिर हमारे कृषकों का उसमें क्या असर पड़ेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए मेरी इतनी बात थी इस पे। इथेनॉल इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट यू सेड दादा। ये वाली बात तो इथेनॉल वहां से ले सकते हैं और इथेनॉल को लेके भारत में बवाल मचा हुआ है। इनका जो वीडियो था गडकरी का, दैट हैज गॉन वायरल विद वन ऑफ द लेटेस्ट एंकर्स जो उन्होंने मुझे तो वो कार्टून शो लगा। आई एम वेरी फ्रैंक, सॉरी मैं बोल देता हूँ, मुझे कार्टून शो लगा वो वीडियो। वो क्या बोल क्या रहे थे मुझे समझ में नहीं, मेरी बुद्धि उतनी है नहीं, वो मेरे लिए समझना ही इम्पॉसिबल है। जापान को तेल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो जापानी तेल बनाती है, या क्या कह रहे थे, नहीं जापान अपना सारा तेल उसके पास है इसलिए वो इंपोर्ट नहीं करती है, इसलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग भी नहीं करती। जापान जहां तक मुझे पता है 97% उसका ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्टेड है। तो किस तथ्य पे, किस बेसिस पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, उनके क्या उद्देश्य हैं, जनता समझदार है, जनता समझ जाएगी। He came unprepared totally and the anchor was really good to get him आप अनप्रिपेयर्ड होके 30,000 फीट पे एक प्लेन के अंदर इंटरव्यू दे रहे हो, मैं मानने को तैयार हूँ। भाई वो इतना अच्छा क्वेश्चंस उन्होंने पूछा एंड ही हैड टू एक्सेप्ट बाय द वे एट द एंड ऑफ द वीडियो जो उन्होंने रिकॉर्ड कर रहा था इंटरव्यू में कि हाँ नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है इंजन्स के ऊपर इथेनॉल का। ही फाइनली एक्सेप्टेड दैट इन दैट वीडियो। देखिए नेगेटिव इंपैक्ट तो आएगा ही ना, मैं इसमें घुसना नहीं चाह रहा था, बट मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। ब्राजील को 35 साल लगे अपने पूरे ढांचे को बदलने में, इंजिन्स को मॉडिफाई करने में, है ना, ये सारी चीजें उन्होंने करी, पहले प्लान किया उसके बाद एग्जीक्यूट किया। ऑफ कोर्स एथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन आपको उसको पूरा तैयार करना पड़ेगा ना, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और अगर उससे कोई हमें फायदा हो रहा है देश को, तो जनता को पास थ्रू भी तो करना पड़ेगा ना। आपके पास सब्सिडी देना है और अनएम्प्लॉयमेंट वो देना है और अन्नपूर्णा भंडार करना है, इसलिए आपको पैसा चाहिए। एक तरफ से जो तंत्र रहा है सारे भारतीय पॉलिटिशियंस का, सबके सब ओके सोशलिस्ट हैं, तो दूसरी तरफ आप तेल का भाव ऊंचा करके उसमें से टैक्स निकाल के, आधा तो टैक्स जाता है ना, नहीं तो तेल के भाव इतने ऊंचे नहीं है, वो टैक्स निकालते हैं। तो आप दोनों चीजें करना चाहोगे तो कैसे होगा? यू हैव टू पास ऑन द बेनिफिट्स आल्सो ना। आप खुद ही कह रहे हो कि 1,55,000 करोड़ का आप लाभ हुआ है, तो वो लाभ दिखाओ, कहीं पे तो दिखाओ। एनीवे, वो उस पे मेरी दृष्टि नहीं थी। आज मेरी दृष्टि इस पे थी कि ये कारगिल क्या कर रहा है। कारगिल एक बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बताता हूँ। वो डीप स्टेट का पार्ट है बाय द वे। हम लोग कहते हैं ना, जैसे जनरल नारायणन साहब कहते हैं कि वो 300 लोग हैं, क्लब ऑफ 300, फिर एस्पेन ग्रुप है वगैरह वगैरह, सब में ये लोग हैं। ये बहुत ओल्ड फैमिली है, ओल्ड फैमिली एंड एक्सट्रीमली रिच, एक्सट्रीमली, आप कल्पना नहीं कर सकते। और उनका जो एक्चुअल वेल्थ है वो दिखता नहीं, जैसे रॉथस्चाइल्ड का दिखता नहीं। सो कारगिल फैमिली इज टू बी वॉच्ड आउट।
क्योंकि हमारा देश अभी भी 45% लोग कृषि में काम करते हैं। और हम जो खाना खाते हैं, इंस्पाइट ऑफ ये जो फर्टिलाइजर वाइजर, ये एनपीके के खिलाफ हूं मैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में विश्वास रखता हूं, लेकिन अभी तक जीएम हमने यूज नहीं किया है भारी तादाद में, और वो नहीं करना चाहिए, हमारे देश के लिए वो हानिकारक है। जहां पे भी हुआ है जीएम फूड, कैंसर का वेक्टर बढ़ा है। 2050 तक half of the world population will be under cancer, ये लेटेस्ट रिसर्च कह रही है। Yes, there you go. उसका नेशनल कॉस्ट, उसका नेशनल कॉस्ट क्या होगा फिर? उसका लाभ किसको मिलेगा? वही यूएस और चाइना के बायोटेक कंपनीज जो उसका दवाई प्रिपेयर कर रहे हैं। हम तो करते नहीं रिसर्च पे इन्वेस्ट। चाइना स्पेंड्स, सॉरी मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, चाइना स्पेंड्स 700 sorry, not China, USA spends $700 billion on R&D from the private sector. भारतवर्ष कितना करती है? $20 बिलियन। आप कहोगे कि उनका इकोनॉमी हमसे क्या 10 गुना बड़ा है? 10 गुना नहीं है, 8-9 गुना बड़ा है। तो अगर 8-9 गुना भी बड़ा है तो 20 बिलियन नहीं ना, आपको तो 200 बिलियन खर्चना चाहिए कम से कम अनुपात में। चाइना 350 बिलियन खर्चती है, अमेरिका का आधा, 350 बिलियन। हम लोग 20 मूविंग आउट ऑफ इंडिया फॉर ग्रीनर पैस्चर्स जिसको हम कहते हैं। अब प्लीज यहाँ पे भी लोग बोलेंगे कि भारत ये नेशनैलिटी का बात है, भारत के लिए रहना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी किया था इस तरीके। देखिए हर कोई पहले अपना ब्रेड एंड बटर देखता है। व्हेन यू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ इंडिया, लॉट ऑफ पीपल, 80 to 90% ऑफ द पीपल मूव आउट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। और कई बार क्या होता है ना, आपको नेशनलिज्म की घुट्टी पे लाके आपसे सैक्रिफाइस लिया जाता है। दादा, आई विल जस्ट लाइक टू ऐड इन व्हाटएवर यू सेड इन इसरो, व्हाई आर दीस पीपल मूविंग टू द प्राइवेट सेक्टर्स? बिकॉज सैलरीज आर लाइक पीनट्स। भाई उनको यहाँ पे एक अंगूठा छाप पॉलिटिशियन करोड़ों दबा के बैठा है। अभी एक आरटीए ऑफिसर मिला जिसके घर में 100 करोड़ रुपए मिले हैं, आरटीए ऑफिसर, एंड कंपेयर्ड विद इसरो साइंटिस्ट। They don't do black money, they don't do under the table. आप उनको सैलरी भी अच्छी नहीं दोगे, उनके पर्क्स भी अच्छे नहीं दोगे, कहीं तो इंसेंटिव। मैं बता दूं, एक साइंटिस्ट डी या साइंटिस्ट जी, ये सब सारे उनके रैंक्स होते हैं, उनकी सैलरी रेंजेस फ्रॉम व्हाट आई हियर, द स्केल इज 18 लाख to 30 लाख, दैट्स इट। प्राइवेट सेक्टर में आपको आराम से 60 या 75 लाख मिल जाएगा। वो क्यों रहेगा भाई? क्यों रहेगा? तो आपको कहीं तो उनको करना पड़ेगा ना आप, क्योंकि मैंने देखा है गवर्नमेंट्स क्या करती है, नेशनलिज्म की घुट्टी पिला के, राष्ट्रवाद की। और मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, पीपल विल गेट इट रॉन्ग, कांग्रेस ने भी किया है। जब मिली जुली सरकारें आई थी तो उन्होंने भी इस तरीके की बहुत, नहीं, हमारा एटीट्यूड ही गलत है, हमारा एटीट्यूड गलत है, हमारी पॉलिसीज गलत है। एजुकेशन और स्किल्स के लिए, रिसर्च के लिए आप पैसे निकाल नहीं रहे हो, पर आपको साइंटिस्ट टॉप क्लास चाहिए, कहाँ से आएंगे वो? यू हैव टू इन्वेस्ट इन देयर। लेट मी टेल यू दादा, अब मैं अभी रिसेंटली आई वाज स्टडीइंग वन आर्टिकल, पार्लियामेंट में हमारे पास लाइब्रेरियंस नहीं है, पार्लियामेंट में हमारे पास वो नहीं है, रिसर्चर्स नहीं है, एंड वी डू नॉट हैव पीपल हु विल बैक अप द, ये जो एमपीज अभी जो बात करें डिलिमिटेशन की, 800 लोग आ जाएंगे, उनको कुछ नहीं आता है, बस मुंडी आए यस नो, बस उतने के लिए आप बुला रहे हो उनको क्वेश्चन चाहिए, उनको रिसर्च डेटा चाहिए। यू डू नॉट हैव अ बैकअप टू सपोर्ट देम ऑन डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स बेसिस। आप यूएस चले जाओ, यूएस में देख लो, एक कांग्रेसमैन के पीछे और सेनेटर के पीछे कम से कम 8-9 लोगों की टीम खड़ी होती है ऑन इंडिविजुअल बेसिस। उनको हिस्ट्री का ये डेटा चाहिए, टेक्निकल ये डेटा चाहिए, दे आर ऑल सेग्रीगेटेड। हम डेटा साइंस और ये रिसर्च को एकदम अंडरमाइन करके चल रहे हैं, एंड विच इज द की टू द एंटायर थिंग। इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आजकल। हमारे देश में एटीट्यूड और भी है ना, 21 साल का हो गया तो एक मिनट मैं एक टॉपिक में बोल रही हूँ, आप देखिएगा, आप खत्म कर लीजिए, मुझे एक सिर्फ बात कहनी है बस। Ford Foundation से linked organization is providing researchers to the Indian Parliament. Ford Foundation से linked. Now go and look for it. Ford Foundation is a CIA front. For those who don't know, Ford Foundation is a CIA front. वो रिसर्चर्स दे रही है पार्लियामेंट के लोगों को, वो डेटा दे रही है। क्या डेटा देगी आप बता दीजिए? They are not. तो मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे देश में एक एटीट्यूड है ना, 21 साल का हो गया तो कमाऊ क्यों नहीं है? अरे वो दिहाड़ी वर्कर है क्या कि कमाऊ हो जाएगा? सपोज कोई पीएचडी करना चाहता है, किसी भी विषय में हो, फर्क नहीं पड़ता, आप पीएचडी के टॉपिक्स जैसे क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर शोध करते रहिए, वो ठीक है, अलग बात है।
लेकिन ये कहना कि वो 35 साल तक पीएचडी क्यों कर रहा है, बाबा उतना ही टाइम लगता है पोस्ट डॉक रिसर्च करने में, 35 साल तक लगता है। पता है आपको, जो डॉक्टर बनता है एमबीबीएस करके निकलते निकलते 26 साल की आयु हो जाती है। आप एमडी करोगे या एमएस करोगे तो आपको 30 वर्ष की आयु में जाके आप पकते हो, उसके बाद 2 साल और करना पड़ता। तो आप लोगों को क्या लगता है इतना आसान है, हलवा है क्या कि आप 21 साल की उम्र में कमाओ? इसीलिए तो नासा और छोरो कमाओ ना है, तो ये वो वाला एटीट्यूड से नहीं चलेगा भैया, हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमें रिसर्च पे ध्यान देना पड़ेगा, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी एंड पब्लिक पॉलिसीज हैव टू चेंज, पब्लिक पॉलिसीज हैव टू चेंज। एंड मैं तो ब्लेम करूंगा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, वो 15% कमाने में बहुत खुश हैं। चाइना से लेके आते माल यहाँ बेच देते, 15% कमा के हो गया भैया, मेरी तो दिहाड़ी निकल गई, उसकी भी दिहाड़ी चल रही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है लोगों की। यूएस इन्वेस्ट द मैक्सिमम एंड द मोस्ट हेवी जो उनका इन्वेस्टमेंट है दैट इज इन रिसर्च एंड दिस थिंग। स्कूल, उनके जो स्कूल्स है वो सारे सरकारी प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड R&D, ये 3 चीजें आपकी जब तक ठीक नहीं होंगी आपका देश तरक्की नहीं करेगा। आप ऐसे ही डिपेंडेंट होगे और बोलोगे हे बाबा मेरे को दे दे, मेरे दादा के नाम पे G414 इंजन दे दे, कोई नहीं देगा आपको। क्यों देगा? वो लोग रिसर्च करके तैयार कर रहे हैं ना, वो क्यों देंगे आपको? उसी बात में कह रहा हूं ना, हलवा है क्या कि ले लो? वही बात है, प्रॉब्लम यही है कि and honestly speaking even the BJP government has not done enough in the research and education sector. I'm very disappointed on that front. I've seen my friends इनका पॉलिसी फेलियर है एजुकेशन और R&D पे। मैं तो बिल्कुल नहीं समझता हूँ इस सरकार ने भी कोई काम किया, किसी भी सरकार ने कुछ नहीं, राम भरोसे चल रहा है। और उन साइंटिस्ट का भला जो फिर भी काम करते हैं। आप उनको चाहते हो कि पीनट्स में पूरी जिंदगी रगड़ो, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्यों नहीं चाहिए वो? एनीबॉडी वुड गो। और भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनको क्या पता कि कौन किसके साथ सीआईए। जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, देश के लिए सैक्रिफाइस करना, खून बहाना बहुत अच्छी बात थी। पर अभी ये कहना कि नहीं तुम सैक्रिफाइस करते रहो, तुम्हारे बच्चे वही सड़े हुए स्कूल में पढ़े या तुम्हारे माँ बाप का चिकित्सा ठीक से ना हो, लेकिन मैं सैलरी तुम्हें इतना ही दूंगा, तुम देश के लिए मरो, ऐसे नहीं होता। देश के लिए मरेंगे क्यों? देश के लिए जियो, खुशहाल बनो, देश को खुशहाल बनाओ। ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये जो गरीब मेंटालिटी है ना, उससे निकलना है हमको। गरीबी गुर्बत कोई अच्छी बात नहीं है। वो लोगों से आहुति लेना है, बट अपनी सत्ता तैयार करनी है, वो हर सरकार करती रही है। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, जय मां सरस्वती, जय भवानी, जय हिंद।